Now, after discussion of fossils and how do the fossils form layer by layer, in this part we are going to discuss the methods that are used to determine the age of the fossils. तो बेटा यहाँ पे हम कुछ तरीके पढ़ेंगे जिसके थ्रू we can determine how old the fossil is. So there are basically three methods that are used to determine the age of the fossil. So what I have written over here, that is determination of the age of fossil. So basically there are three methods that are used to determine the age of fossil. First method is relative method, second method is using radioactive elements and the third method is carbon dating. तो यहाँ पे हम तीन अलग अलग मेथड को डिस्कस करेंगे. First method is relative method, second method is using radioactive elements and third method is carbon dating. So one by one we will discuss these three methods. So we will start with the very first method, that is relative method. नाम से जैसे समझ में भी आ रहा होगा, relative method does not give the exact age of the fossil. रिलेटिव मेथड बेटा हमें एग्जैक्ट एज नहीं बताता है कि ये फॉसिल कितना पुराना होगा, बल्कि हमें ये बताता है कि जो फॉसिल्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ कैसे वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओल्ड है या रिसेंट है. समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव मेथड हमें एग्जैक्ट एज नहीं बताता है. This gives only the idea which fossil is recent and which fossil is older or oldest. So what happens in relative method, if we start digging the surface of earth, अगर हम अर्थ के सरफेस को जहाँ पे हमें फॉसिल मिला हो उसको डीपर लेयर में खोदना शुरू करेंगे, तो वो वाला फॉसिल जो हमें सरफेस के अर्थ के सरफेस के पास मिल रहा होगा, दैट इज सपोज टू बी कंसिडर्ड द मोस्ट रिसेंट फॉसिल. और जो फॉसिल हमें ओल्डर लेयर ऑफ अर्थ में मिलेगा, डीपेस्ट लेयर ऑफ अर्थ में मिलेगा, दैट इज रीजनेबल टू सपोज दैट इट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल. So you can understand this with the help of this diagram. सपोज करो दीज आर दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. ये वाली जो लेयर है दैट इज द लेयर विच इज प्रेजेंट ओवर द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द डीपेस्ट लेयर. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉसिल्स के नेम लिखे हैं, दैट इज फॉसिल ए, फॉसिल बी, फॉसिल सी, फॉसिल डी. तो किसी साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं हम उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो पैलियोंटोलॉजिस्ट को कहीं पे अर्थ सरफेस पे फॉसिल मिला तो क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम इसको खोद के देखें, यहाँ पे हो सकता है डीपर लेयर्स में और फॉसिल हो. So when the person he start digging the earth surface, उसको फॉसिल्स मिलते जाएंगे. So it is reasonable to suppose कि जो अर्थ सरफेस के पास में फॉसिल मिला होगा वो सबसे ज्यादा रिसेंट होगा और जो डीपर लेयर में फॉसिल मिलेंगे दैट विल बी ओल्डर और ओल्डेस्ट. सो हेयर दीज आर दी डिफरेंट लेयर. ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज द लेयर नियर द अर्थ सरफेस. So fossil D, it is supposed to be considered the more recent fossil because it is present near the surface. तो जो फॉसिल्स हमें अर्थ सरफेस के नियर मिलेंगे दे आर सपोज टू बी द रिसेंट फॉसिल. और जैसे जैसे हम डीपर लेयर्स को डिग करते जाएंगे, खोदते जाएंगे, जैसे जैसे हमें फॉसिल्स मिलते जाएंगे, जो सबसे नीचे फॉसिल मिलेगा दैट इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट फॉसिल. तो जब हमने फॉसिल्स फॉर्मेशन देखा था लेयर बाय लेयर, हमने वहां पे देखा था जो सबसे पहले जो इन्वर्टिब्रेट थे वो बरीड हुए थे लैंड में. तो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल उस रॉक में किसका होगा बेटा? इन्वर्टिब्रेट का. उसके ऊपर किसका फॉसिल मिलेगा? डायनासोर का. और सबसे ऊपर फॉसिल किसका मिलेगा? हॉर्स लाइक क्रिएचर का. सो दिस इज द रिलेटिव मेथड जिसमें हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता चल रही है फॉसिल की, बस फॉसिल एक दूसरे के रिलेटिव में कितने पुराने और कितने रिसेंट है इससे हमें ये आइडिया मिलता है. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो वाला फॉसिल जो अर्थ सरफेस के नियर मिला होगा दैट विल बी मोर रिसेंट और जो डीपर लेयर में फॉसिल्स होंगे दे विल बी द ओल्डेस्ट. तो यहाँ पे जो फॉसिल ए है दैट विल बी द ओल्डेस्ट फॉसिल because it is present in the deepest layer of earth and जो fossil D है that will be the more recent fossil. So this is the relative method जिसमें fossils एक दूसरे के relation में हमें एक idea मिल जाता है कि कौन सा fossil recent है, कौन सा fossil जो है oldest है. Now the second method is using radioactive elements. In the chemistry, you have studied about certain radioactive elements which start emitting the radiations like alpha, beta, gamma rays, जिनकी वजह से उनका amount it reduces at a particular rate. So what happens? वो वाली रॉक्स जिनमें ये फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो कि रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट. So the rock in which this radioactive element will be present, क्या होगा? वो धीरे धीरे डिके होगा. तो वो कितना रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो चुका है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हमें इससे एज ऑफ फॉसिल
पता करने में हेल्प मिलेगी। तो क्या लिखा है मैंने, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक यूरेनियम प्रेजेंट इन द रॉक। तो वो वाली रॉक्स जिनमें फॉसिल प्रेजेंट है उनमें कुछ इस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं विच शोज द रेडियो एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा यूरेनियम की, तो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है 235 या 238, इट इज अनस्टेबल एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द स्टेबल आइसोटोप दैट इज लेड। तो किस रेट से यूरेनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, वो रेट हमें पता होता है कि इतने ईयर्स में इतना यूरेनियम इतने लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यूरेनियम का और लेड का एक रिलेटिव अमाउंट निकाल लें या एक रेशियो निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रॉक है, वो कितनी पुरानी होगी। तो जितनी रॉक की एज होगी दैट विल बी द एज ऑफ फॉसिल। समझ में आ रहा है? तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे हम एज ऑफ रॉक पता कर सकते हैं, एंड दैट गिव अस द आइडिया अबाउट द एज ऑफ फॉसिल। So in the radioactive elements, what we do? We determine the age with the help of certain radioactive substances like uranium present in rock. जिस स्पीड से जिस रेट से यूरेनियम लेड में डिके होगा, फिर हम यूरेनियम का और लेड का रेशियो निकालेंगे जिससे हमें उस रॉक की एज पता चल जाएगी और जिससे हमें पता चल जाएगी व्हाट विल बी द एज ऑफ फॉसिल। सो दिस इज द सेकंड मेथड बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। Now, the most common method that is used to determine the age of fossil is carbon dating. So, as the name suggests, in this method, there will be use of the radioactive isotope of carbon, that is carbon 14. नॉर्मल हमें पता है कार्बन 12 हम जो है वो स्टडी करते हैं, बट देर इज वन आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन 14 विच शोज द रेडियो एक्टिविटी। अब क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है दैट कंटेन्स द इक्वल अमाउंट ऑफ C12 एंड C14। बेटा जो हम CO2 इनहेल करते हैं, जो प्लांट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिज CO2 इनहेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जो प्लांट्स हैं बेसिकली, हम तो CO2 इनहेल नहीं करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट in the atmosphere there is equal proportion of carbon 12 and carbon 14। एटमॉस्फेयर में CO2 है, सबको पता है। अब उस CO2 में there will be equal proportion of carbon 12 and carbon 14। Now what happens when this CO2 it will be taken by plants during the photosynthesis, then there will be fixing of equal amount of carbon 12 and carbon 14 in the energy rich compound। हमें पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें CO2 को दे कन्वर्ट इनटू दी एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। तो प्लांट्स ने जो CO2 यूज किया है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, दे विल यूज इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 और उसको कन्वर्ट कर देंगे वो एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है इट विल बी यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज, क्योंकि हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनिज जो होगा उसकी बॉडी में देयर विल बी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14। समझ में आ रहा है? अब कार्बन 12 तो जितना था उतना रहेगा, बट कार्बन 14 एज इट इज हैविंग द रेडियो एक्टिविटी, सो व्हाट विल हैपन, जो कार्बन 14 है इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इट विल एमिट द रेज। सो there will be a time during which there will be reduction in the amount of carbon 14। जो कार्बन 14 होता है उसकी हाफ लाइफ होती है 5600 ईयर। मतलब इन दिस टाइम द कार्बन 14 विल बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स अमाउंट। सपोज करो अगर हम आज 1 ग्राम कार्बन 14 से स्टार्ट करते हैं, तो 5600 ईयर्स लेटर दिस 1 ग्राम ऑफ कार्बन 14 विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ ग्राम ऑफ कार्बन 14। 1 ग्राम का कितना बचेगा? 0.5 ग्राम, क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी शो करता है और उसकी हाफ लाइफ होती है 5600 ईयर। सो इफ वी स्टार्ट विद दी 1 ग्राम कार्बन 14 टुडे, आफ्टर 5600 ईयर 0.5 ग्राम ऑफ कार्बन 14 विल बी लेफ्ट, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। सो हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी लॉस। समझ में आ रहा है? तो किसी ऑर्गेनिज्म में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन द प्रेजेंट डे, इससे हमें पता चल जाएगा व्हाट विल बी द एज ऑफ द फॉसिल। समझ में आ रहा है? तो जो फॉसिल है उसमें हम कार्बन 14 का अमाउंट देखते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। मैं आपको बताया, क्या बताया, एयर में इक्वल प्रोपोर्शन है कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट जो है वो कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इक्वल अमाउंट में लेंगे।
इक्वल अमाउंट में वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे लाइक ग्लूकोज। अब प्लांट हो या जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इस तरह ऑर्गेनिज्म में कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का अमाउंट सेम होगा। नाउ द रेट एट विच दिस कार्बन 14 डिकेज इट इज 5600 ईयर, मतलब हाफ लाइफ जो है वो कार्बन 14 की कितनी है 5600 ईयर। So by determining the amount of carbon 14 left in the fossil या by determining the radioactivity of carbon 14 present in the fossil जो हमें मिला है, हम उस fossil की एज पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, half life of carbon 14 is 5600 year. If fossil shows radioactivity 1/4 of that found in living organism, अगर हमें कोई फॉसिल मिला है और उसमें जो रेडियो एक्टिविटी है कार्बन 14 की वो प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म के 1/4 है, तो मतलब उसकी 2 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई है बेटा, क्योंकि एक हाफ लाइफ में वो आधा हुआ होगा और दूसरी हाफ लाइफ में वो 1/4 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द एज ऑफ द फॉसिल? 5600 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि 2 हाफ लाइफ हो गई है, द एज ऑफ फॉसिल विल बी 11,200 ईयर्स। समझ में आ रहा है? तो जो हमें फॉसिल मिला है उसमें कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को हम कंपेयर करते हैं किसी भी प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी है, एंड बाय कंपेयरिंग द रेडियो एक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द हाफ लाइफ जिसके थ्रू ये कार्बन 14 इसमें रिड्यूस हुआ है, एंड वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं आपको कि फॉसिल में जो कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी है नाउ इट बिकम्स 1/8, व्हाट विल बी द एज ऑफ फॉसिल? तो 1/8 होने के लिए बेटा वो कितनी हाफ लाइफ से पास होगा? 3 हाफ लाइफ, क्योंकि 1 हाफ लाइफ में वो 1/2 होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में वो 1/4 होगा और थर्ड हाफ लाइफ में इट विल बिकम 1/8। तो 3 हाफ लाइफ जो होंगी उसके बाद वो कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/8। सो व्हाट विल बी द एज ऑफ फॉसिल? 5600 into 3, that will be the age of fossil. तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, हाउ वी डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14। क्लियर है? सो दीज वर द 3 डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। बेसिकली हम जो है यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड कार्बन डेटिंग इसको एक कॉमन ग्रुप में रखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट डेटिंग, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट डेट ऑफ फॉसिल का पता चल रहा है, जबकि हमारा दूसरा टाइप क्या था? रिलेटिव मेथड, जिसमें हमें एग्जैक्ट एज का पता नहीं चल रहा है, बस फॉसिल्स की एक दूसरे के कंपैरिजन में हमें रिसेंट और ओल्डेस्ट का नॉलेज मिल रहा है। क्लियर है आपको? सो दिस वाज अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स।